हेलो बच्चों, आइए आज हम फिजिक्स में देखते हैं मापन किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मापन। इंग्लिश में इसे मेजरमेंट कहते हैं। तो मापन किसी भौतिक राशि का किया जाता है और आप इसके पहले वीडियो क्लिप में आप पढ़ चुके हैं कि भौतिक राशियों का अपना कोई न कोई मात्रक होता है। तो प्रत्येक भौतिक राशि का क्या होता है? मात्रक होता है। प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक होता है और इसी मात्रक के सहयोग से उस भौतिक राशि को मापा जाता है। तो अगर कोई भौतिक राशि है और उसके मात्रक को लेकर के हम ये जान लें कि उस भौतिक राशि में वो मात्रक कितने गुना समाहित है या कितनी बार समाहित है, तो हम कह देते हैं कि हमने उस भौतिक राशि को माप लिया है या फिर उस भौतिक राशि का मापन कर लिया है। जैसे अगर ये लंबाई है और इस लंबाई को हमको मापना है, इसका मापन करना है, तो एक लंबाई का एक छोटा सा मात्रक लेते हैं। मान लीजिए ये मात्रक फीट है। तो लंबाई का मात्रक आप FPS पद्धति में देख चुके हैं, फीट है। तो ये जो फीट होगा इस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है, इसी को अगर हम जान लें तो कह देते हैं कि इस भौतिक राशि का मापन हो गया है। तो मापन की एक छोटी सी परिभाषा बन के आती है कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार समाहित है इसी को जान लेना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। तो किसी भी भौतिक राशि में उसका मात्रक जितनी बार समाहित है इसी को जान लेना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे ये भौतिक राशि क्या है? लंबाई है। यहाँ से A से लेकर के B तक एक लंबाई है। तो लंबाई एक भौतिक राशि है, तो A से B तक जो भौतिक राशि है वो लंबाई है। इस लंबाई में अगर हम इस छोटे से मात्रक फीट को देखें कि कितनी बार समाहित है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक बार ये फीट हो गया। जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है, तो ये फीट इसमें एक बार हो गया। फिर यहाँ से उठाकर यहाँ तक रखते हैं तो ये 2 बार हो गया। एक बार यहाँ से यहाँ तक, 2 बार यहाँ से यहाँ तक और तीसरी बार यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो गया कि ये फीट इस लंबाई में 3 बार सम्मिलित है। और ये हम जान लिए कि इस लंबाई में ये फीट कितनी बार सम्मिलित है, वही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो क्या हो गया कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है इसी को जान लेना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो एक छोटी सी परिभाषा यही बन के आती है कि किसी भी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार समाहित है इसको जान लेना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो 2 भाग बन के आते हैं। भौतिक राशि के 2 भाग कौन कौन? जैसे ये हमारी लंबाई है। लंबाई में फीट 1 बार सम्मिलित है, फिर फीट 2 बार सम्मिलित है, फिर फीट 3 बार सम्मिलित है। तो जितनी बार ये फीट, जिसको हम मात्रक कहते हैं, सम्मिलित है, वो संख्या कहलाता है आंकिक मान। क्या कहलाता है? आंकिक मान। और जिस मात्रक को हम देखते हैं कि कितनी बार समाहित है वही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो क्या हो गया? मात्रक। तो इस भौतिक राशि लंबाई में जिसको हम 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट कहते हैं, 3 फीट कहते हैं, इसके 2 भाग हो गए। एक 3 आंकिक मान और दूसरा मात्रक फीट। तो एक तरह से भौतिक राशि के 2 भाग हो गए। एक हो गया आंकिक मान और दूसरा हो गया मात्रक। आंकिक मान क्या है? हम जब उस भौतिक राशि को मापते हैं तो देखते हैं कि उस भौतिक राशि का
मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जितनी बार सम्मिलित है वही संख्या क्या कहलाती है, आंकिक मान कहलाती है। और भौतिक राशि का जो मात्रक उसमें सम्मिलित रहता है वो क्या होता है, अपना मात्रक होता है। तो भौतिक राशि के दो भाग हो गए, आंकिक मान और मात्रक। दो भाग कौन कौन, पहला आंकिक मान और दूसरा मात्रक। तो अगर लंबाई का मान 3 फीट है तो 3 क्या हो गया, आंकिक मान हो गया, और फीट क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसी तरह से अगर कोई हम द्रव्यमान लें, क्या लें, द्रव्यमान लें, तो द्रव्यमान बराबर अगर हम लिखें 50 kg, तो इसमें 50 क्या हो जाएगा, आंकिक मान हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा, आंकिक मान, और kg क्या हो जाएगा, मात्रक। तो हर भौतिक राशि में एक आंकिक मान होता है और दूसरा क्या होता है, मात्रक होता है। एक भौतिक राशि बल है, अगर बल बराबर हम 50 न्यूटन लिख रहे हैं तो 50 क्या होगा, आंकिक मान, और न्यूटन क्या होगा, मात्रक होगा। तो यहाँ से आप जान गए कि हर भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, आंकिक मान और मात्रक। आंकिक मान को हम n से लिखते हैं और मात्रक को u से लिखते हैं। n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और u का मतलब मात्रक। तो n और u का आपस में गुणा करते हैं तो भौतिक राशि बन के आती है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि बराबर क्या हो गया, आंकिक मान गुणे मात्रक। तो एक फार्मूला यहाँ से अच्छा सा बन के आता है, भौतिक राशि बराबर आंकिक मान गुणे मात्रक, आंकिक मान गुणे मात्रक, ये एक फार्मूला बन के आता है। और पिछले वीडियो क्लिप में आप पढ़े थे कि मात्रकों की मुख्यतः 3 पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। एक पद्धति और होती है जिसको एसआई पद्धति कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। तो इसी फार्मूले से हम किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम बदलते हैं किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में। तो भौतिक राशि को हम ये जान लिए हैं, भौतिक राशि बराबर आंकिक मान n और मात्रक u, न्यूमेरिकल वैल्यू n और यूनिट u, ये होता है। तो अगर कोई भौतिक राशि है उसका किसी एक पद्धति में आंकिक मान n1 हो और मात्रक u1 हो, उसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 हो और मात्रक u2 हो, तो भौतिक राशि चूंकि एक ही है तो यही भौतिक राशि बराबर n2 इंटू u2 भी होगा और यही भौतिक राशि बराबर n1 इंटू u1 भी होगा। तो आप इसको लिखते हैं n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2। n1 u1 एक पद्धति में भौतिक राशि है और n2 u2 दूसरी पद्धति भौतिक राशि है। तो जैसे अगर हम किसी लंबाई को लें, अगर एमकेएस पद्धति में इसका मान 20 मीटर है तो यहाँ पर एमकेएस पद्धति में मान है, तो एमकेएस पद्धति में n1 बराबर क्या हो जाएगा 20 और u1 बराबर क्या हो जाएगा मीटर, ये एमकेएस पद्धति में है। और इसको हम किससे बदल रहे हैं, सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में बदलें तो यही लंबाई में मान लीजिए n2 हमको नहीं मालूम है, n2 निकालना है, और सीजीएस पद्धति में जो इस लंबाई का मात्रक होता है मीटर की जगह सेंटीमीटर होता है, ये हम जानते हैं। तो इस वाले फार्मूले में हम रख देते हैं। तो पहली पद्धति में n1 बराबर क्या है 20 और u1 बराबर है मीटर। दूसरी पद्धति में n2 हमको निकालना है तो n2 रख दीजिए और u2 सेंटीमीटर रख दीजिए। क्योंकि इस n2 को हमको निकालना है तो n2 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, n2 इक्वल टू 20 गुणे मीटर बटा सेंटीमीटर। और आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस मीटर की जगह आप क्या रख देंगे, सेंटीमीटर रख देंगे। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 गुणे मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर।
अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 20 गुणे 100, यह हो जाएगा 2000। ठीक, तो N2 की जगह क्या आ गया 2000 आ गया। तो अब यहाँ N2 का अगर मान रख दें तो क्या हो जाएगा 20 गुणे मीटर बराबर N2 2000 गुणे सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 20 मीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर। ये है हमारा MKS पद्धति में और ये है हमारा CGS पद्धति में। तो MKS पद्धति में 20 मीटर था, उसको हमने बदल लिया CGS पद्धति में 2000 सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हम किसी भौतिक राशि का एक पद्धति में अगर मान दिया होता है तो दूसरी पद्धति में हम मान को निकाल लेते हैं, CGS पद्धति में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने भौतिक राशि 20 मीटर MKS पद्धति में का मान 2000 सेंटीमीटर CGS पद्धति में निकाल लिए। तो इसी तरह से हम किसी भी भौतिक राशि का एक पद्धति में अगर मान दिया हो तो दूसरी पद्धति में निकाल सकते हैं। अब अगर एक सवाल और इसमें लें, सवाल है कि 40 न्यूटन बल को CGS पद्धति में बदलें। तो कितना न्यूटन बल है 40 न्यूटन बल को CGS पद्धति में बदलें। तो इसमें इस 40 न्यूटन में जो MKS पद्धति में है आंकिक मान हो गया 40। तो पहले क्या लिखेंगे आंकिक मान, किस पद्धति में MKS पद्धति में आंकिक मान हो गया 40 और मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया न्यूटन। ये अब इस मात्रक को पहले हम करेंगे मूल मात्रकों में बदलेंगे। तो यहाँ पर न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में देखा जाए तो होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मूल मात्रक के रूप में बल का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को आप क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं। अब CGS पद्धति में हमको आंकिक मान निकालना है और मात्रक क्या होता है डाइन होता है। इस डाइन को मूल मात्रक के रूप में बदलेंगे तो किग्रा की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा और प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा CGS पद्धति में। अब इस मात्रक को हम लिख देते हैं U1 और इस आंकिक मान को हम लिख देते हैं N1 और यहाँ पर N2 लिख देते हैं आंकिक मान को और यहाँ पर लिख देते हैं U2। आप फार्मूले में रख दीजिए N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2। N1 का मान है 40, U1 का मान है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रति का मतलब बटा होता है तो प्रति सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 का मान नहीं मालूम है और U2 का मान है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो प्रति सेकेंड स्क्वायर दोनों तरफ नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर हम निकालें N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 गुणे किग्रा मीटर और बटे हो जाएगा ग्राम और सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जहाँ किग्रा लिखा है वहाँ 1000 ग्राम लिखेंगे और जहाँ मीटर लिखा है वहाँ 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा N2 इक्वल टू 40 गुणे 1000 ग्राम गुणे 100 सेंटीमीटर। ये किग्रा की जगह हमने 1000 लिख दिया और मीटर की जगह हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया। बटा क्या हो जाएगा ग्राम और गुणे सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कटेगा, ग्राम ग्राम से कटेगा। क्या हो गया हमारे सामने, N2 इक्वल टू 40 गुणे 1000 गुणे 100 क्या हो जाता है, 40 गुणे 10⁵ या इसी कहेंगे 4 गुणे 10⁻6। N2 का मान हो गया 4 गुणे 10⁻6। अब आप इस फार्मूले में रखिए, N2 का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10⁻6 इंटू U2, और U2 की जगह क्या लिखेंगे, डाइन लिखेंगे। ये मात्रा क्या है, डाइन है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 10⁻6 डाइन। तो इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 40 न्यूटन MKS पद्धति में था, तो हमने इसको 4 गुणे 10⁻6 डाइन के रूप में जो CGS पद्धति में है बदल लिया। तो इस तरह के और भी सवाल आप अपने से करेंगे, किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे। आइए आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं अलग से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है कि 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा। ये आपका सवाल है। एक मीनार मान लीजिए इस तरह से है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इसकी चोटी से क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक गोला प्रक्षेपित किया जाता है और ये 40 मीटर ऊंचाई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा और इस मीनार से कितनी दूरी पर ये पृथ्वी से टकराएगा। तो यहाँ से लेकर के ये दूरी पूछा गया है और इस दूरी को चलने में कितना समय लगेगा वो पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, तो सबसे पहले क्षैतिज वेग को देखेंगे जो 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर इस ऊंचाई पर क्षैतिज वेग क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड, और ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, 0 है। तो पहले हम ऊर्ध्वाधर गति को लेंगे। यहाँ से इस पृथ्वी सतह तक आने में कितना ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा वो हम जानते हैं, 40 मीटर है। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन H इक्वल टू क्या हो गया, 40 मीटर, और ऊर्ध्वाधर वेग जिसको हम प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग कहेंगे U इक्वल टू क्या हो गया, 0। आपसे T पूछा गया है और चूंकि ऊर्ध्वाधर पिंड गति कर रहा है तो यहाँ पर G का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो इस फार्मूले से आप लिखेंगे H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ से H है 40 मीटर बराबर U का मान है 0 इंटू T प्लस हाफ, G का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और T का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से 40 इक्वल टू हो जाएगा ये 0, ये हो गया हाफ 10 इंटू T स्क्वायर, 2 से कटेगा 5 बार में, तो क्या हो गया यहाँ से 40 इक्वल टू 5T स्क्वायर। तो T स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 40/5, जिसको हम 8 लिख लेंगे। तो T इक्वल टू हो जाएगा √8 या 2√2 सेकेंड। यानी इस 2√2 सेकेंड में पिंड या गोला इस लेवल से इस पृथ्वी के लेवल पर आ जाएगा, या कह लें 2√2 सेकेंड में ये गोला ज़मीन पर गिर जाएगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षैतिज विस्थापन पूछा गया है। तो क्षैतिज विस्थापन बराबर लिखते हैं क्षैतिज वेग गुणे समय। तो जितने समय में ये पिंड इस हाईएस्ट पॉइंट से पृथ्वी सतह पर आएगा उतने ही समय ये क्षैतिज विस्थापन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को तय करेगा। तो समय का मान यहाँ पर 2√2 सेकेंड है और क्षैतिज वेग
बदलता नहीं है, वो 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो क्षैतिज वेग हो गया 20 और समय हो गया 2√2। क्षैतिज वेग हो गया 20 और समय हो गया 2√2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 40√2 मीटर। तो ये क्षैतिज विस्थापन हो गया और ये हमारा समय हो गया। तो ये आज का हमारा एक न्यूमेरिकल रहा। इसी तरह से हम किसी एक टॉपिक को लेकर के आएंगे और उसके साथ न्यूमेरिकल को लेकर के आएंगे। अगर वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।